टू बेसिक एजुकेटर साथियों, केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो रिक्रूटमेंट है निकट भविष्य में प्रस्तावित है और आप सभी साथी जो भी हैं तो अभी अभी प्रिपरेशन में आपको लग जाना है, क्योंकि अब अगर आप नहीं लगेंगे तो तैयारी पूरी नहीं हो पाएगी। और साथियों, मैं आपको निश्चित तौर पर ये बताना चाहूँगा कि जो लोग पहले से तैयारी रखते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आप तैयारी की सोच रहे हैं तो फिर वो संभव नहीं हो पाता है, इतना समय नहीं मिल पाता है। तो साथियों, अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में नियुक्ति लेना चाहते हैं, विशेषकर टीजीटी सामाजिक विज्ञान के पद पर अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो देखने में अच्छा लगता है ना, तो इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। मैं अपना थोड़ा स्मॉल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आप लोग जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि बेसिक एजुकेटर चैनल हमारा जो पिछले 2 सालों से, लगभग 2 ढाई सालों से जो भी केवीएस, एनवीएस की रिक्रूटमेंट आ रही हैं उनको फॉलो करता हुआ आया है। और आपकी जो भी समस्याएँ आई हैं इस दौरान, आपकी जो समस्याएँ हैं उनका समाधान करने का भी प्रयास किया गया है इस चैनल के माध्यम से। अभी हाल ही में जो 2022 की रिक्रूटमेंट आई थी उसमें मेरा चयन केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीजीटी सोशल साइंस यानी कि टीजीटी सामाजिक विज्ञान के पद पर हुआ था। और किन्हीं कारणवश मैंने ज्वाइन नहीं किया था, वो अलग बात है। उससे पहले भी मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्राथमिक शिक्षक के पद पर अपनी सेवाएं दे चुका हूं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी सेवाएं दे रहा हूं। तो जो ये अपॉइंटमेंट लेटर है ये आपका भी हो सकता है साथियों। देखने में अच्छा लगता है जब इस प्रकार का एक मेल आपको आता है कि आपका चयन हो चुका है और आपको आकर ज्वाइन करना है, तो वो एक अलग फीलिंग होती है। हर साथी यही चाहता है कि उनका जो चयन है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन में हो। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी होगी, पढ़ाई करनी होगी। और मतलब अगर आप एक स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई नहीं करेंगे तो चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो टीजीटी एसएसटी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, टीजीटी एसएसटी के आप एस्पिरेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इस वीडियो में पूरा आपका टीजीटी एसएसटी की जो स्ट्रेटजी होने वाली है तैयारी करने की, उस पर हम चर्चा करेंगे, सिलेबस पर चर्चा करेंगे। और आने वाले दिनों में हर सिलेबस के हर एक जो टॉपिक है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उनको आप कैसे तैयार कर सकते हैं, कहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है आपको बेसिकली एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और उसके सोर्स के ऊपर हम बात करेंगे। जो सबसे पहले हम जो टीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न होता है उस पर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद जो आपका स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस, उसकी सिलेबस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है। तो साथियों, इस एग्ज़ाम में आपके 180 नंबर के 180 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और नेगेटिव मार्किंग लास्ट टाइम नहीं थी। अब देखिए साथियों, पैटर्न जो है वो चेंज हो सकता है। इससे पहले 150 नंबर का पेपर होता था और नेगेटिव मार्किंग होती थी। पिछली बार 180 नंबर का पेपर लिया गया है, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो इसमें थोड़ा वेरिएशन आ सकता है पैटर्न में, बट जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सिलेबस होता है उसमें वेरिएशन नहीं आता है बहुत जल्दी, मतलब कोई बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं आता है। तो अभी जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है लास्ट टाइम वाला, उस पर हम बात कर लेते हैं। भविष्य में जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसका जो पैटर्न होगा उस पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है उसमें है आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 20 मार्क्स की है, जिसमें 10 नंबर हिंदी, 10 नंबर इंग्लिश रहेगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश का क्वालिफाइंग का कोई मैटर नहीं है, जैसा कि एनबीएस में होता है। इसके साथ साथ आपका 4 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस, सॉरी 10 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस है, 5 नंबर की आपकी रीजनिंग एबिलिटी है, 5 नंबर की कंप्यूटर लिटरेसी है। इस प्रकार से आपका 40 नंबर का ये पोर्शन होगा। 40 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है। पेडागोजी में आपकी अंडरस्टैंडिंग लर्नर 10 क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चंस, क्रिएटिव कॉग्निटिव एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इस पर आपके 15 क्वेश्चन, कुल मिला के आपके 40 क्वेश्चन पेडागोजी बेस्ड आते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो 180 नंबर है उसमें से जो 80 नंबर वाला जो पोर्शन है वो आपका जनरल पोर्शन है, जो कि सबके लिए सेम रहता है। बाकी जो अगला जो 100 नंबर वाला पोर्शन है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होता है, जिस पर हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो उस पर आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। जैसे टीजीटी सोशल साइंस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सोशल साइंस के आपके 100 क्वेश्चन उसमें आएंगे। बाकी आपका देखिए जो मेरिट बनती है वो 70:30 के रेशियो में बनती है। 70% वेटेज जो है आपका रिटन का, यानी कि सीबीटी या जो भी
पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसका होगा, 30% वेटेज आपका इंटरव्यू का होगा। तो इसके जो वेटेज वगैरह का जो मैटर है, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, या आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने टीजीटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एग्ज़ाम पैटर्न, कैसे वेटेज डिसाइड होता है, सब चीज़ें मैंने जो है उसमें बताई हैं, वो आप लोग उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका जो जनरल पोर्शन है उसका सिलेबस है, इस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, अगर मैं इस पे जाता हूँ तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसको आप देख सकते हैं, जनरल पोर्शन का जो आपका सिलेबस है वो सबका ऑलमोस्ट सेम है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं है टीजीटी में, और पीजीटी वालों का भी ऐसे ही सेम है। बाकी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, मतलब सब्जेक्ट वाइज तो वेरिएशन रहता ही है। तो ये जो आपका वीडियो है ये आपका टीजीटी सोशल साइंस के बारे में है। आपको पता है कि मेरा चयन सोशल साइंस में हुआ था, तो सोशल साइंस के बारे में ही गाइड करने में मैं आपको ज़्यादा सक्षम पाता हूँ अन्य विषयों के मुकाबले। बाकी जनरल जो टॉपिक्स हैं उन पर मैं बात कर सकता हूँ, बाकी जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स हैं, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, उन पर जो आपके जो भी इस विषय के विशेषज्ञ हैं वो इस पर ज़्यादा जानकारी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा सब्जेक्ट सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस के बारे में ही इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो साथियों, आपको मैं सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप टीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, केवीएस सोशल साइंस एसएसटी टीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो एनसीईआरटी बुक ही आपके लिए सब कुछ है। साथियों, ये बात आप मतलब अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि एनसीईआरटी बुक ही आपके लिए सब कुछ है। एनसीईआरटी बुक अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, उसके अलावा आपने ग्रेजुएशन की सारी किताबें पढ़ डाली हैं, आपके सिलेक्शन के चांसेस न्यूनतम हैं। एनसीईआरटी बुक आपने पढ़ रखी है, प्लस जो सिलेबस में टॉपिक है उनको हायर बुक से एनरिच किया है, यानी कि उन टॉपिक्स पर और ज़्यादा जानकारी आपने हायर बुक से इकट्ठा की है। आपका सिलेक्शन 100% है, कोई नहीं रोक सकता है। तो एनसीईआरटी बुक्स आप केवीएस में सिलेक्शन जब लेने जा रहे हैं तो स्किप नहीं कर सकते, किसी कीमत पे स्किप नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपका चयन जो है वो भी खतरे में पड़ सकता है। तो एनसीईआरटी बुक्स इज़ ए मस्ट फॉर केवीएस, टीजीटी, सोशल साइंस एज वेल एज अदर सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे जो आपका टॉप ऊपर दिया भी गया है, देखिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी, सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक classes 6 to 10. However, the question will be tested at the depth of understanding and application of these concepts at the level of graduation. तो टॉपिक्स जो हैं वो 6 to लेकर 10 तक के हैं, बट जो नॉलेज टेस्ट की जाएगी वो आपकी ग्रेजुएशन लेवल तक की जाएगी, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं साथियों कि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन तक की नॉलेज टेस्ट की जाएगी, सब कुछ ठीक है। आपको जो ये टॉपिक्स है इनको हायर बुक्स से भी एनरिच करना है, सब कुछ ठीक है। बट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं, मतलब ये केवीएस में जो क्वेश्चन बनते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स से लाइन बाय लाइन उठा लिए जाते हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, 20 से 30% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें, मतलब 100 क्वेश्चन है, 100 में से 20 से 30 मैं बता रहा हूँ, 40-50 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो सीधे एनसीईआरटी से उठाए होंगे, सीधे, मतलब उसमें कोई वेरिएशन भी नहीं मिलेगा, सीधा सीधा एनसीईआरटी से उठाए हुए होंगे। तो इसलिए एनसीईआरटी जो है इसमें बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल सिलेबस पर बात करते हैं, फिर उसके बाद हम टॉपिक वाइज जो हैं बाद में आने वाले दिनों में वीडियो के माध्यम से उन पर बात करेंगे। फ़िलहाल जो इसमें सिलेबस की आउटलाइन दी गई है उसको हम एनसीईआरटी से मैच करके देखेंगे, और किन किताबों को एनसीईआरटी के आपको पढ़ना है, किन टॉपिक्स को पढ़ना है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, इवेंट एंड प्रोसेसेस हैं, तो इसमें क्या है, देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है आपका। तो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th century, outbreak of revolution, France abolishes monarchy and becomes a republic. Did women have a revolution? The abolition of slavery and revolution and everyday life. Socialist Europe and Russian Revolution. The age of social change, Russian Revolution, February Revolution of Petrograd. What changed
after October, global influence of Russian Revolution and USSR, Nazism and rise of Hitler, birth of Weimar Republic, Hitler's rise to power, Nazi worldview, youth in Germany, ordinary people and crimes against humanity. यहाँ पे लाइवलीहुड इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़, तो इसमें आपका फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म, पेस्टोलिस्ट इन मॉडर्न इंडिया, तो इसमें वाई डिफॉरेस्टेशन, राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, रिबेलियन इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा, पेस्टोलिस्ट वाले में क्या है आपका पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स, कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ एंड पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका, तो पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। तो ये आपके टॉपिक्स है। अब बात आती है कि ये टॉपिक तैयार कहाँ से करने, तो मैं आपको एनसीईआरटी की आउटलाइन दिखाता हूँ। साथियों देखिए, ये आपकी क्लास 9th की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक है, तो इसमें देखिए सेम वही टॉपिक्स हैं आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म, पेस्टोलिस्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड। तो पेस्टोलिज्म इन अफ्रीका लिखा है, पेस्टोलिस्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड, ये आपका अफ्रीका वाला पोर्शन आपको पढ़ लेना है। और फिर इसके बाद अगर आप इस किताब को खोलकर देखेंगे तो जो टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं आपके सेम वही टॉपिक इन किताबों में हैं। अब क्या करना है, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ना, तो जितना इस किताब में दिया हुआ है उतना आपको पढ़ना है ना। फिर उसके बाद उसको आपको एनरिच करना है आपकी ग्रेजुएशन या एटलीस्ट अप टू ग्रेजुएशन आपको उसको एनरिच करना है। पर मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी इकट्ठा कर लेनी है। बाकी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ ले रहे हैं, मैं आपको बता दूं 80% काम आपका हो जा रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है, ग्रेजुएशन किया है तो पढ़ा है, थोड़ी बहुत जानकारी आप रखते भी होंगे, तो इतना आप कर लेंगे कि हाँ एनसीईआरटी से हटके भी अगर थोड़ा सा कुछ पूछ लिया जाता है उस टॉपिक से रिलेटेड तो आपको जानकारी होगी। बट अगर नहीं है तो आप उसको एनरिच करेंगे हायर बुक्स से, वो 10+2 की बुक्स हो सकती हैं, एनसीईआरटी की हो सकती है, तमिलनाडु बोर्ड की हो सकती है, या आपकी ग्रेजुएशन की किताबें हो सकती है। इस तरीके से सोशलिज्म इन यूरोप, रशियन रिवॉल्यूशन, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, जर्मनी के बारे में आपको थोड़ा सा और जानकारी इकट्ठा कर लेनी है इस किताब के अलावा। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, 80% काम आपका इस किताब को पढ़ने से हो जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आपकी बिल्कुल सेम, देखिए इसके लाइन पर ही है आपका जो हिस्ट्री का सिलेबस है, वो क्लास 9th की हिस्ट्री है कि बुक की ये जो पूरी बुक है ये आपको पढ़नी है। फिर इसके बाद अगला हम देखते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया, तो ये आपका ज्योग्राफी का सिलेबस शुरू हो जाता है यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया, लोकेशन, साइज, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियाज़ नेबर, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन। तो ये आपका ज्योग्राफी में सिलेबस है। अब ज्योग्राफी में देखिए मैं आपको क्लास 9th की ज्योग्राफी दिखाता हूँ। क्लास 9th की ज्योग्राफी देखिए, इंडिया, साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन। सेम वही है जो मैंने अभी आपको सिलेबस में पढ़ के बताया है। फिर उसके बाद देखिए पॉलिटिकल साइंस वाला पोर्शन शुरू हो जाता है। तो इसमें देखिए व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक राइट्स। तो साथियों मैं इसमें आपको डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, डेप्थ में जब हम एक एक टॉपिक उठाएंगे तब हम डेप्थ में जाएंगे, फ़िलहाल नहीं तो वीडियो ये 50 मिनट का बन जाएगा। तो डेप्थ में नहीं जा रहे हैं अभी, बस आपको आउटलाइन बता रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस की बुक खोलते हैं, ये क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस की बुक है, तो सेम वही आउटलाइन है जो आपको केवीएस के सिलेबस में दी हुई है। देखो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक राइट्स।
फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में आपका क्या है, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज रिसोर्स, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो यहाँ पे आपका 9th की इकोनॉमिक्स की बुक आपको दिखाते हैं। ये आपकी 9th की इकोनॉमिक्स है, देखिए हिस्ट्री, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज रिसोर्स, पॉवर्टी एज ए चैलेंज एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इसके बाद देखिए फिर से ये तो 9th तक का था, अब 10th का शुरू होता है, इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये आपका हिस्ट्री का पोर्शन है। इसमें क्या है आपका, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ये आपका हिस्ट्री का है। अब आपको क्लास 10th की हिस्ट्री की बुक दिखाते हैं। देखिए, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें ज्योग्राफी में आपका देखिए, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो इसमें आपका एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक दिखाते हैं आपको। देखिए, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस वाला पोर्शन शुरू हो जाता है आपका। देखिए, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे आपका पॉलिटिकल साइंस वाला पोर्शन दिखा देते हैं आपको। क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस की बुक है ये आपकी। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। फिर यहाँ से आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस शुरू हो जाता है क्लास 10th का। तो इसमें आपका देखिए क्या है, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है आपका, ये आपकी बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 10th की। तो इसमें आपका डेवलपमेंट है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, मनी एंड क्रेडिट है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है, कंज्यूमर राइट है। आपको क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की बुक दिखाते हैं। ये क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की बुक है। देखिए, चैप्टर 1 डेवलपमेंट है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, मनी एंड क्रेडिट है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी है, कंज्यूमर राइट्स। तो इतना आपका सिलेबस है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका सिलेबस जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो साथियों, अब बात उठती है कि तैयारी कैसे करनी है। तो यहाँ पे तैयारी करते हुए हमें ध्यान रखना है साथियों कि पहले तो ये जो एनसीईआरटी बुक्स है, 9th की 4, 10th की 4, ये पढ़नी है। हिस्ट्री की स्पेसिफिक की अगर मैं बात करूं तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको ग्रेजुएशन लेवल तक मिलते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप, रशियन रिवॉल्यूशन, राइज ऑफ हिटलर, फिर इसके अलावा आपको पेस्टलिज्म वगैरह। देखिए, ये जो टॉपिक, जो 2 टॉपिक हैं यहाँ पर, ये आपको कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एनसीईआरटी वाली किताब पढ़ लीजिए, बहुत है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ऊपर के 3 टॉपिक है, इसको आपको हायर बुक से एनरिच करना है। बाकी आगे किससे करना है, हम जब इस पर बात करेंगे, इस पर हम बात कर लेंगे एक्स्ट्रा। और फिर इसके अलावा जैसे ये रहा हिस्ट्री वाला पोर्शन, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, है ना। इसमें आपका खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन, सिविल, जितने गांधी जी के मूवमेंट थे वो सब जो है वो आपको तैयार कर लेने हैं नेशनलिज्म इन इंडिया में। फिर नेशनलिज्म इन यूरोप में आपको जो अलग अलग इवेंट्स हैं उनको तैयार कर लेना है। फिर उसका मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, तो इसमें देखिए नेशनलिज्म इन इंडिया, तो ये वाला जो टॉपिक है ये आप 10th से भी पढ़ेंगे, आप 11th 12th से भी पढ़ेंगे।
इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला एक टॉपिक है 11th या 12th की बुक में, उसको आप तैयार करेंगे पूरी तरीके से, तो आपका ये टॉपिक जो है वो तैयार हो जाएगा। आगे पढ़ सकते हैं, पढ़ लेंगे, नहीं तो इनफ है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये जो चीज़ है यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको अपनी ग्रेजुएशन की किताब उठाने की ज़रूरत पड़ सकती है इस चीज़ के लिए। अरे भाई क्या हो रहा है ये? फ़िलहाल ये इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला जो आप पोर्शन पढ़ लेंगे तो उससे काम चल जाएगा। खिलाफत मूवमेंट वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बाकी उससे काम चल जाएगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, तो इसमें आपका जो मतलब लीग ऑफ नेशंस वगैरह जो तैयार हुए थे उन सब के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की भी थोड़ी स्थिति जो है वो पढ़ लेना, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से पढ़ लेना है, थोड़ा सा लीग ऑफ नेशंस के बारे में पढ़ लेना है। फिर उसके बाद जो है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में जो आपको पढ़ना है, तो यहाँ पे इसमें से ही आप पढ़ लेंगे, इनफ है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो 5th वाला जो टॉपिक है, इसको भी बहुत ज़्यादा आपको बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर आप यहाँ से पढ़ लेंगे हो जाएगा काम आपका। बाकी ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ साथियों की, ज्योग्राफी में आप ये 9th-10th की किताब पढ़िए। इसके अलावा 11th में आपकी फ़िज़िकल ज्योग्राफी की बुक है, और 2 बुक हैं 11th क्लास में आपकी, फ़िज़िकल ज्योग्राफी है और इंडियन ज्योग्राफी है, तो दोनों किताब को आप पढ़ लेना, इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। मैं आपको बताता हूँ ज्योग्राफी के लिए उसके बाद आपको कोई भी किताब नहीं पढ़नी है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये 2 किताबें पढ़नी है। इसके अलावा 11th क्लास की जो 2 किताबें हैं ज्योग्राफी की, वो पढ़नी है, इंडियन ज्योग्राफी और फ़िज़िकल ज्योग्राफी जो है। इसके अलावा आपको 12th क्लास में ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेना अगर समय मिलेगा तो। इसके अलावा आपको ज्योग्राफी कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल साइंस की जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही ईज़ी आते हैं। इन किताबों को 9th-10th की जो किताबें हैं इनको तो आप पढ़ ही लीजिएगा, बाकी ये बहुत ही ईज़ी आते हैं पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन। अगर आप कोई भी जनरल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी आप पढ़ रहे होंगे, जितनी पॉलिटी आपने पढ़ ली है उतनी आपके लिए इनफ होती है। अगर आप फिर भी नहीं पढ़े हैं तो 9th-10th की पॉलिटी की किताब पढ़ लीजिए और 11th-12th की भी पढ़ लीजिए साथ में। उसके अलावा आपको ऊपर कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। जैसे ये डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, तो थोड़ा सा इसको अगर आप इंटरनेट से भी पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही आसान टॉपिक से देखिए, डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्यों क्या है, डेमोक्रेसी की क्यों ज़रूरत है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के और विस्तृत मायने क्या क्या हैं, व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत ही जनरल क्वेश्चंस आते हैं इसमें पॉलिटी में, बिल्कुल इसमें मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली, जिसको मैं बोलता हूँ। ये आपका 9th वाली है। यहाँ पे देखिए पावर शेयरिंग, यहाँ पे जो पावर शेयरिंग बेल्जियम एंड श्रीलंका, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, इन सब टॉपिक्स को आप सिर्फ 9th-10th की किताबों से पढ़ लीजिए। समय मिले तो 11th-12th को पढ़ लीजिएगा अगर ये टॉपिक्स अवेलेबल हैं तो। बाकी आपको बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम बन जाएगा। व्हाट मेक इंडिया ए फेडरल कंट्री, फेडरल कंट्री क्यों है भाई, इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है तो इसलिए फेडरल कंट्री है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं इसमें आपको मिल जाएंगी। बाकी बहुत ज़्यादा आपको पॉलिटिकल साइंस में दिक्कत इसमें नहीं आती है। इकोनॉमिक्स की बात आएगी तो इकोनॉमिक्स में मैं आपको बताता हूँ कि 9th-10th की ये किताब आप पढ़ लीजिए, जो 2 किताबें मैंने आपको बताई हैं इसमें। इसके अलावा आपको इसको कॉम्प्लीमेंट करना है। 11th की एक बुक आती है इकोनॉमिक्स की, एनसीईआरटी की बुक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाम से, तो वो आपको ज़रूर पढ़नी है इसके साथ। और इसके साथ साथ 12th की किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके जो टॉपिक्स हैं, हम अगर मुझे समय मिलता है और मैं थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर पाता हूँ तो इकोनॉमिक्स के टॉपिक जो है बहुत इजीली, बहुत आसान भाषा में कवर कर लिए जाएंगे। आई होप उसके बाद इकोनॉमिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इकोनॉमिक्स में ये 2 किताब पढ़ लीजिए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो क्लास 11th की किताब है वो पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको अलग से कोई किताब इकोनॉमिक्स की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ के चलिए कि
हिस्ट्री में आपको थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करना है हायर बुक्स से, टॉपिक वाइज़ वो भी, ये नहीं कि बस ग्रेजुएशन की किताबों में लगे पड़े हो, चाहे वो टॉपिक सिलेबस में है या नहीं, टॉपिक वाइज़ उसको ग्रेजुएशन तक एनरिच करना है। ज्योग्राफ़ी में आपको 9th-10th की किताबें और फिर उसके बाद 11th की जो 2 किताबें हैं और 12th की ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी 1 किताब, ये आपको पढ़नी है, इसके अलावा कोई किताब नहीं पढ़नी है। पॉलिटी के लिए 9th-10th की किताब इनफ है, आपको पॉलिटिकल साइंस की थोड़ी बहुत आपने तैयारी कर रखी है, काम बन जाएगा। नहीं है तो 11th-12th की और किताब पढ़ लेना, इनफ है, इसके आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा तो पॉलिटी का आपका काम तैयार हो गया। इसके अलावा इकोनॉमिक्स मैंने आपको बता दिया, ये दोनों किताबें। इसके अलावा 11th क्लास की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक पढ़नी है आपको। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की तैयारी मैं करवा दूँगा और कोशिश रहेगी कि सभी चीज़ों को तैयार कर लिया जाए। बाकी आपको सेल्फ रिलायंट रहना है तो मैंने जितना बताया उतना आप पढ़िए। इसके बाद अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ बचता है सिलेबस को तो आप ज़रूर कीजिए। बाकी इतने में आपका 80% से 90% जो है क्वेश्चंस वो कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपको बाहर और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा आप फिर डिफरेंट ऑनलाइन मॉक टेस्ट पे जाइए, वहाँ पे टॉपिक वाइज आप अपना मॉक टेस्ट दीजिए, अपने आप जो तैयारी है उसको जाँचिए। वहाँ पे क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी दी होती है। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उन एक्सप्लेनेशन के आधार पर अपने आगे के लिए उन क्वेश्चंस को अपना तैयार करके रखिए। बाकी आने वाले दिनों में हम जो ये टॉपिक वाइज है, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इस पर हर एक टॉपिक पर विस्तार में चर्चा करेंगे, विस्तार में वीडियो बनाएंगे। तो उन वीडियोस का आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आप टीजीटी एसएसटी के बारे में क्या जानना चाहते हैं इस वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपकी हर संभव सहायता करने का प्रयास किया जाएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं इस वीडियो के बाद टीजीटी एसएसटी की तैयारी को लेकर, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपके हर सवाल का मैं जवाब दूँगा। तो जितने भी आपके टीजीटी एस्पिरेंट के साथी हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको आने वाले दिनों में टीजीटी एसएसटी के बारे में बहुत ही कन्फाइंड और मतलब अच्छा मटेरियल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको डेफिनेटली वो आपके एग्ज़ाम के लिए, केवीएस के एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प करेगा। मैंने एग्ज़ाम दिया है, क्वालिफ़ाई किया है, सिलेक्शन लिया है, तो जो भी मेरी स्ट्रैटेजी रही है या जो भी मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ उस जर्नी को करने के लिए, तो वहाँ पर मैं आपका पूरी तरीके से सहयोग करूँगा। धन्यवाद।